नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए गुप्त वंश से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह आपके सिलेबस में दिया गया है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, पूछा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जवाब है श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने दोस्तों भारत के 6 महाजनपदों को जीता था और इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश में पहला शासक श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। इसे याद रखिएगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है ये लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है ये अगला शासक बना। अब यहां से दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त जो था ये संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। आगे बढ़ते हैं। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है किसे कविराज कहा जाता है, तो इसका जवाब है समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने दोस्तों परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। पूछा जाता है समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था, तो विष्णु का उपासक था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन था। पूछा जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। इसे याद रखिएगा, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो हरिसेन ने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। शकों के आक्रमण को इसने विफल कर दिया था, मतलब विदेशी आक्रमण को इसने विफल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे भारत के इतिहास में। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। पूछा जाता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। ठीक है, आर्यभट्ट दोस्तों ये भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे और कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभवम की रचना की थी। यहाँ पर जितने पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गुप्त वंश में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया। पूछा जाता है किस वंश में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था, तो इसका जवाब होगा गुप्त वंश में। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में ही हुआ। तो यह भी पूछा जाता है नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ, तो इसका जवाब है गुप्त काल में हुआ। सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए। इसके बाद दोस्तों 20 से ज्यादा प्रश्नों का टेस्ट भी लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों कुमारगुप्त अगला शासक बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना गुप्त वंश का। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। या शासकीय भाषा पूछा जाए या दरबारी भाषा पूछा जाए गुप्त शासकों की, तो इसका जवाब है संस्कृत भाषा थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। तो प्रश्न यहां पर पूछा जाता है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो इसका जवाब है गुप्त काल में जारी किए गए थे। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे से दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, 20 से ज्यादा प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताया गया है दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न काफी अच्छा था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रश्न को आपको बताया गया है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ऑप्शन आपके सामने है, भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का भी प्रयास करिए। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी या गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी, तो इसका जवाब क्या है आप लोग बताइए, पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो देखिए दोस्तों गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, इसे ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विषयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विषयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। ऑप्शन आपके सामने है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्ष। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों कवि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, फाहियान कहां का निवासी था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फाहियान कहां का निवासी था, तो इसका जवाब है दोस्तों फाहियान चीन का निवासी था। कहां का, चीन का निवासी था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। किसे, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन है शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था।
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था, क्रमशः यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, फाहियान और ह्वेनसांग ने क्रमशः चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी कौन थे आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में या किसके राज दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में थे धन्वंतरी। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो था दोस्तों, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जितने प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास। तो देखिए दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य इसे कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन आपके सामने है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस प्रश्न को भी बताया गया है। इसका जवाब है दोस्तों, गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुप्त काल में दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन, गुप्त काल में। गुप्त काल में दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी या विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दोस्तों परम भागवत उपाधि धारण की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।